नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करते हैं प्रदेश भर के कुछ ऐसे अहम किस्से और कहानियां जो शायद मुख्य समाचारों के बीच गुम हो जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। जैसे मस्तक पर चंदा है गंगा बसी जटाओं में, ऐसे रखना हे अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कुछ ऐसे भाव के साथ भोले के लाखों भक्तों ने अपने सावन के पहले सोमवार की शुरुआत करी। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना है वर्षा ऋतु का, यह महीना है हरियाली का। इस महीने अनेकों उत्सव मनाए जाते हैं और मेले लगते हैं। इस महीने महिलाएं लहरिया पहनकर, अनेकों पकवान बनाकर, बागों में झूले झूलकर सावन के महीने को मनाती हैं। आइए देखते हैं राजस्थान की महिलाओं ने कैसे सावन को उत्सव के रूप में मनाया। शिव भक्त सावन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह महीना में अच्छा सा प्रोग्राम डिसाइड करते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। और अब इस बार भी हमने इसी तरह मौसम को देखते हुए भी और ये प्रोग्राम डिसाइड किया है ताकि हम लोग अच्छे से तैयार हो सकें और अच्छे से व्यंजन खा सकें। और हमने ये प्रोग्राम इस बार भी लहरी थीम पर रखा है और ताकि इस बहाने हम लोग लहरिया पहनते रहते हैं और अलग अलग तरह के मल्टी कलर की लहरिया पहनते रहते हैं। सावन के अवसर पर तीज उत्सव मनाया और हमने यहाँ झूला डाला है, मनियारी मार्केट लगाया है। सभी सुहागनों ने चूड़ियाँ पहनकर मनियारी के साथ अपना फोटो सेशन करा, झूले में अपनी फोटो सेशन करा। इसी माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया पर हरित तालिका
तीजोत्सव मनाया जाता है, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। यह उत्सव सावन का प्राण पर्व है। इस पर्व पर धरती पर हरियाली छाई रहती है। इस दिन माता पार्वती की पूजा होती है तथा कुंवारी कन्याएं और सुहागिनें श्रृंगार कर झूला झूलती हैं। वहीं अनेक स्थानों पर मेले भी सजाए जाते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन से हुई है, 29 जुलाई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूँ तो जंगल का केवल एक ही नियम होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे शक्तिशाली होगा वो ही कठिन परिस्थितियों को पार करके विजयी होगा। परंतु पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि शिकार, अवैध व्यापार और कई मानव गतिविधियों के कारण बाघों की कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। पर आपको बता दें कि बाघ भारत के इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। तो आइए देखते हैं जयपुर वासियों ने कैसे बाघों के संरक्षण की चुनौती को समझा। बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हर बाघ प्रेमी का जंगल में विचरण कर बाघों से दोस्ती करना तो मुमकिन नहीं है, परंतु वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स द्वारा जंगल की दुनिया को उनके पास जरूर लाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल JTF आयोजित किया गया। 4 दिवसीय फेस्टिवल में हजारों की संख्या में आगंतुक पहुंचे और बाघों की दुनिया का दीदार किया। बाघ संरक्षण प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। VR और AR जैसी तकनीक के उपयोग से आगंतुकों को बाघों की दुनिया से साक्षात्कार करवाया गया। प्रदर्शनी खासकर छात्रों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र रही। जो यंगस्टर जो आ रहे हैं, आने वाली जनरेशन आ रही है, उसके लिए सीखने को करने के लिए बहुत कुछ है। और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा हमारे जानवरों को मिलेगा, टाइगर को मिलेगा, क्योंकि टाइगर इज़ सिटिंग ऑन द प्राइम एंड उसको बचाने के लिए, सेफ टाइगर के लिए, सेफ नेचर के लिए, सेफ कंजर्वेशन के लिए इज़ गोइंग टू बी ए गुड हेल्प फ्रॉम जयपुर टाइगर फेस्टिवल वालों से। दुनिया में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे सफलतम प्रोजेक्ट है, क्योंकि दुनिया की जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है उसके 80% वाइल्ड टाइगर आज हिंदुस्तान में हैं और रिमेनिंग 30 जो है बाकी जितने भी टाइगर कंट्रीज है, जिसमें साइबेरिया है, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया यहाँ है और बाकी जा चुकी। और अब ये देखते हुए कि लोगों की सोच भी चेंज हुई है। पहले लोगों का ये था कि भाई टाइगर को लेके कि टाइगर पे क्या सरकार को इतनी ज़रूरत है कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, बट अब लोगों को समझा कि ये केवल टाइगर कंजर्वेशन नहीं है, ये हम टाइगर को नहीं बचा रहे, पूरे इकोसिस्टम को बचा रहे हैं। और वो किस लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो मैं सोचता हूँ कि अगले 20-30 साल में जो है हम भी नहीं रहेंगे। JTF के अंतर्गत टाइगर टेल्स टॉक सेशन का भी आयोजन किया गया। टॉक में मुख्यतः टाइगर प्रोजेक्ट के आशाजनक परिणाम, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से आर्थिक उन्नति, प्राकृतिक संतुलन, रोजगार देने व भारतीय संस्कृति में बाघों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर S नल्लामुत्तु ने बताया कि फिल्म मेकिंग बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि बाघों की जिंदगी से दुनिया भर को रूबरू करवाने की जिम्मेदारी भारतीयों को उठानी होगी, क्योंकि विश्व में बाघों की आबादी के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। आज सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि टाइगर आधारित कंटेंट से भारतीय संस्कृति के जीव संरक्षण के सिद्धांत को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। ऐसे फेस्टिवल अभी फोटोग्राफी में शुरू है
अभी फिल्मिंग भी कंजर्वेशन बेस्ड फिल्म, ये सब चीज़ आने में क्या लोगों को फिल्म भी देख सकता है, अवेयरनेस फिल्म भी दे सकता है, छोटी छोटी कंपटीशन भी रख सकता है, टॉक शो भी रख सकता है, चिल्ड्रंस अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मेन चीज़ इसमें है बहुत स्कूल चिल्ड्रंस आ रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा मौका है। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। वह क्षण पिछले वर्ष 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही चेतना देने वाला था। उसी दिन को हर वर्ष अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए देखते हैं इसरो के जोधपुर केंद्र में कैसे अनेकों छात्रों ने जाना अंतरिक्ष के बारे में। तेईस अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आम नागरिक और बच्चों को हमेशा अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी को लेकर जिज्ञासा रहती है। अंतरिक्ष के तकनीकी पहलू जटिल और आसानी से समझ में न आने वाले होते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान को बेहतर समझने के लिए जोधपुर के इसरो केंद्र में स्कूली बच्चों का भ्रमण करवाया गया। यहां पर भ्रमण करने के लिए जोधपुर के 9 विद्यालयों के 250 बच्चे पहुंचे। भ्रमण के दौरान इसरो परिसर में ही प्रश्नोत्तरी पोस्टर प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी करवाए गए। स्पेस एग्जीबिशन में बच्चों ने चंद्रयान और गगनयान जैसे कई मॉडलों को देखा और उनकी जानकारी ली। ऐसे में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहाँ पर भ्रमण करना एक सपने जैसा है। पोस्टर प्रतियोगिता के लिए हमने ये सब पोस्टर्स बनाए थे, जिसके अंदर मेरा जो पोस्टर था वो ये वाला था, जिसमें हमने ये बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो जैसे हमारा एक मुहावरा होता है हिंदी में कि आंखों का तारा होना, हमारी पृथ्वी आज हमारे आंखों का तारा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था, एक अपनी पृथ्वी को दिखाया था जो कि हमारे आंखों का आज तारा बन चुका है, जिसको मैंने पृथ्वी को हमने आज सबके सामने हम लेकर आए। हमारा इंडिया, हमारा भारत जैसा देश जो कि इतना आगे बढ़ रहा है, हमारा देश जिसके अंदर आज हमारा चंद्रयान 3 जो पिछले साल हमारा लगभग 1 साल हो चुका होगा उसे, जो सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 3 पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहुत ही बड़ी हमारी एक जीत रही थी भारत की। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने जो भी अगला मिशन होने वाला है गगनयान जो होगा, उसके लिए भी है ना हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हमारे इसके अंदर ये मैंने दिखाया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो, हमारा भारत देश जो है वो उसके बाहर जाकर चंद्रमा पर जाकर, हमारे जिसे हम चंदा मामा कह के बुलाते थे बचपन में, चंद्रमा पर जाकर उसने अपनी जीत दिखाई है। वो भी साउथ पोल पर उसने जो है वो अपना पहला जो हमारा भारत देश है जिसने साउथ पोल पे जाके ये दिखाया है। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे भारत जैसे देश ने इतना बड़ा काम करा है और आगे भी वो ऐसा ही करता रहे। चंद्रयान 3 के जो ऑफिस जो बेसिकली डायरेक्टर आए थे, उनका जो इन्फॉर्मेटिव स्पीच था, लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा चंद्रयान स्टार्ट हुआ, कैसे जाके एंड हुआ, दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस पार्ट। लाइक ईच एंड एवरी डिटेल जो शायद गूगल पे भी नहीं मिलती। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई लाइक। एंड देन कुछ मॉडिकल रेप्लिकास जो हमने एग्जीबिशन में देखे, PSLV, GSLV एंड बेसिकली जिनका डिफरेंस मेरे को आज तक समझ नहीं आया था, तो बेसिकली आज ये सब देख के विटनेस करके काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया। इसरो की जो फैसिलिटीज उनके बारे में बताया और अपने पूरे करियर में हमें मोटिवेशन स्पीच दी, हमें मोटिवेट किया और हमारे पूरे स्टूडेंट्स ने उनको बताया कि कैसे हम मतलब इसरो में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया और उस बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनको नजदीक से देखना और जानना जो सीधे तौर पर अंतरिक्ष, चंद्रयान और गगनयान जैसे परियोजनाओं से जुड़े हैं, एक अलग अनुभव देता है। हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को होगा, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है और उसमें हमने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं आयोजित की है। जैसे कि हमारा क्विज प्रोग्राम था, उसके अलावा पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ है,
स्पेस एग्जीबिशन भी हमने दिखाई बच्चों को, और हम करीब 250 बच्चे यहाँ आए, और सरकारी स्कूल से भी 4 सरकारी स्कूल और 5 जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए। इस उद्देश्य ये है कि पूरा जो है राष्ट्रीय जो है ये अंतरिक्ष दिवस इसलिए मनाया गया कि बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता बढ़े, और जो हमारा 2047 जो भारत विकसित होना है उसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों में साइंस और स्पेस साइंस के तहत जो है जागरूकता बढ़े, यही उसका मुख्य लक्ष्य था। इसरो ने इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 नामक 2 मिशन चंद्रमा पर भेजे थे। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था और यह 2009 तक चला। इस मिशन में अन्य बातों के अलावा चंद्र सतह पर क्रैश लैंडिंग का परीक्षण किया गया था। 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तीसरे मिशन चंद्रयान 3 ने दूसरे मिशन से मिली कमियों से सीखा और सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। जितना ज़रूरी नया सीखना होता है, उतना ही ज़रूरी होता है बदलते समय के साथ कुछ ज्ञान भूल जाना और कुछ नए ज्ञान को सर्जित करना। बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में छात्रों के समक्ष बहुत से अहम सवाल हैं, जैसे कि क्या भविष्य में रोबोट द्वारा ही सब काम करे जाएंगे? क्या मानव द्वारा करे गए कामों की अहमियता कम रहेगी? ऐसे ही कुछ सवालों को बच्चों के लिए सुलझा रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में बिहेवियर लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में अनेकों कोर्सेज हैं जो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में समझाता है और उनके भविष्य के लिए और बहुत से नए रास्ते खोल रहा है। विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं, कंपनियां और सरकारें एआई से प्रभावित हो रही हैं और इसका सीधा असर शिक्षा में बदलाव और रोजगार पर दिख रहा है। ऐसे में अब यह आवश्यक हो गया है कि बच्चे अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील बने। परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए नई तकनीकों के बारे में जानना अति आवश्यक है। जयपुर में हाल ही में राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट का उद्घाटन किया गया। आरकेट राजस्थान में उन्नत और उभरती आईटी प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके तहत बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए जैसे पेशेवर स्नातकों के लिए 1 सप्ताह से 6 महीने तक के ओरेकल, VMware, SAS, रेड हैट इत्यादि जैसे शीर्ष तकनीकी दिग्गजों के प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आरकेट में व्यवहारिक लैब, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन लैब और ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस सेंटर का अंश जोड़ा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इन कौशलों के अलावा आरकेट एक फिनिशिंग स्कूल के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद युवाओं के कौशल को मार्केट रेडी बनाना है। ब्लॉकचेन्स यानी किस तरह से जो अलग अलग काम है सरकार के, उसको सुरक्षित भी रखा जा सके, उसके साथ कोई हेराफेरी ना करे, और साथ जो हमारा पर्सनल डेटा है वो पर्सनल डेटा भी हम बड़े आसानी से दूसरों के साथ शेयर कर सकें, जिसके अंदर पर्सनल डेटा सुरक्षित रहे और जो डेटा जिसकी ज़रूरत है केवल वो ही ट्रांसफ़र हो। उसके अंदर हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लिया है, हमने हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिया है और भी 2-4 हमने सेक्टर्स को शामिल करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आरकेट में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो राजस्थान में तो कहीं है ही नहीं, देश में भी बहुत कम जगह पर हैं, और जहाँ पर है भी वहाँ प्राइवेट जो ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आरकेट के अंदर राजस्थान सरकार बहुत कम दरों पे सब्सिडाइज्ड कॉस्ट के ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग भी दिला रही है और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी उनको दे रही है जो अलग अलग जगह रिकॉग्नाइज्ड होता है।
आज आरकैट के अंदर हमने जितना सब कुछ देखा है उससे सरकार को भी मदद मिलेगी, स्टूडेंट्स को भी मदद मिलेगी और नए इनोवेशंस के साथ हम राजस्थान के अंदर इन सब को इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस ला सकते हैं। आरकेड की स्थापना राज्य के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी छात्रों और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है, जो उभरते प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रशिक्षित और समाहित होने के इच्छुक हैं। आरकेड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, IoT, ब्लॉकचेन, ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल मीडिया एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। सुरबहार वाद्य यंत्र के व्याख्यातनाम कलाकार डॉक्टर अश्विनी महेश दालवी ने अपने संगीत की शुरुआत अपने पिता के मार्गदर्शन में सितार से करी थी। वर्ष 2003 में उन्होंने सुरबहार की तालीम को शुरू करा और देश विदेशों में वह अनेकों प्रस्तुतियां दे चुके हैं। आइए सुनते हैं विनम्रता के रंगों में रंगी, दर्शकों के दिल को छूने वाली सुरबहार की ध्वनि। 1815 के आसपास इस वाद्य यंत्र की लखनऊ में ऐसे ईजाद हुए, ऐसा इतिहास में मिलता है। और मगर संयोग से जो संभावनाएं हुई वो सुरबहार वाद्य में कहीं अधिक हो गई रुद्रवीणा से भी। तो मगर ये थोड़ा सा क्लिष्ट वाद्य भी रहा है, उसके अंदर जो बजाने की जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी रुद्रवीणा की बजाई जाती थी। आकार उसका सितार जैसा दिखता है मगर वो सितार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सितार का बड़ा रूप सुरबहार, मगर बीच में एक वाद्य यंत्र और होता था, कच्छपी वीणा यानी कछुआ जिसको कहते थे। तो कछुआ का बड़ा रूप सुरबहार के रूप में ऐसे स्थापित हुआ और उसके अंदर जो बीन अंक की जो रुद्रवीणा की चीज़ें थी वो बजाई जाती थी। तो ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो शास्त्रीय संगीत इन ऑल लें तो ये साधना की चीज़ है, ये शॉर्टकट की नहीं है। शॉर्टकट में तो थोड़ा सा आप कर लेंगे और कुछ, मगर ये क्या कि सतत एक अभ्यास रियाज ऐसे एक साधना मांगता है और बहुत लंबे समय तक करने के बाद में फिर आपको कुछ ऐसी प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रीय संगीत के बारे में, उसमें भी सितार जो कि एक ऐसा वाद्य है जो सहज ही नहीं रहता किसी के लिए भी, बहुत सारे कारणों की वजह से। फिर भी अगर वो सितार बजाते हैं तो उसमें भी सुरबहार वाद्य को लेना वो और भी थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो कहने का मतलब तात्पर्य इतना ही है कि चाहे वो सितार हो चाहे सुरबहार हो, ये सारी की सारी साधना की चीज़ें हैं और साधना के मार्ग से जब आप उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो ही वो जस्टिफाई हो पाता है। नहीं तो बजाना तो है ही, उसमें कोई एंटरटेनमेंट होता ही है, संगीत एक अच्छा मनोरंजन का साधन है, मगर उसकी जो असली मैनिफेस्टेशन है वो उस साधना के दौर से गुजर के जब आप करते हैं तब उसका एक असली आनंद आता है शास्त्रीय संगीत। एक तरफ लाल सूट में मजाक करने वाला डेडपूल है तो दूसरी ओर पीले सूट में हमेशा सीरियस रहने वाला वल्वरीन। ये एक ऐसी जबरदस्त जोड़ी है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस साल की हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म डेडपूल एंड वल्वरीन की।
इस फिल्म का जयपुर के दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार था। माना जा रहा है कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी करीबन 100 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म कर चुकी है। आइए जानते हैं फैंस से इस मूवी के बारे में। सबने साथ में बैठ के मूवी एंजॉय करी। मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको बांधे रखती है और डेडपूल वुल्वरीन की एक्टिंग बहुत ही शानदार है। मतलब मज़ा आ जाता है उनको देख के। रायन रेनॉल्ड्स, ह्यूज जैकमैन की अदाकारी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेंगे। मूवी बहुत ही शानदार है। डेडपूल और वुल्वरीन की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इससे ज़्यादा मैं मूवी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा ताकि राज बना रहे। आप लोग जाइए, मूवी देखकर आइए और मूवी का आनंद उठाइए। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम की ये कहानियाँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए किस्सों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।